इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता ईरान के सरबराह आला आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है और उनकी मौत ने पूरे मिडिल ईस्ट या यूं कहें कि पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। हालांकि जंग की अभी शुरुआत ही है, जंग अभी खत्म नहीं हुई और ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि दुश्मन ने जंग की शुरुआत की है लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि ऐसा अटैक करेंगे जो ईरान ने सोचा नहीं होगा और हमला आज ही होगा। यानी कि हमले पर हमले की बात सामने आ रही है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है, वहीं ईरान की तरफ से लगातार हमला उन देशों में, उन जगहों पर किया जा रहा है जहां पर अमेरिकी या इसराइली अड्डे हैं। इनमें कतर है, यूएई है, बहरीन है, जॉर्डन है और भी कई मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं। तो आज की भी कुछ हमले की ताज़ा तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लगातार अब इसने पूरे मिडिल ईस्ट को किसी न किसी तरह से अपने लपेट में ले लिया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ईरान अगर हमले इन मुल्कों में कर रहा है जहां पर अमेरिकी या इजरायली फौजी बेसेस हैं या अड्डे हैं, तो इन मुल्कों का रिस्पॉन्स क्या होगा, कैसा होगा। इसी बीच आपको बता दें कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट काफ़ी मायने रखता है। इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि ईरान पर हमले में फ्रांस किसी भी तौर शामिल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टेटमेंट इस वक्त इसका क्या मतलब है। इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं कि फ्रांस पर हमले में यानी ईरान पर हमले में फ्रांस किसी तौर शामिल नहीं है। इसी बीच ये खबर आपको बता दें कि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की जब ईरान के सरकारी सराय ने पुष्टि की, उसके बाद से ही पूरे ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और आयतुल्ला अली खामनेई की इस मौत को वो शहादत तस्वुर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो शहीद हुए हैं, वो झुके नहीं। उन्होंने अमेरिका और इसराइल की इस सहनी अज़ाइम के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि एक मुजाहिद के तौर पर इसका सामना किया और शहादत दे दी। इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला भी सामने आया। इस खबर आ रही है कि इसराइल का तेहरान पर, इसी बीच खबर है कि बड़ा हमला, तेहरान में रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। तेहरान में हमले का खौफनाक वीडियो, इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, इसराइल का एक बार फिर तेहरान पर हमले की खबर सामने आ रही है। तेहरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। जी हाँ, ये काफ़ी अहम है कि तेहरान के रिहायशी इलाकों को इसराइली हमलों में निशाना बनाया गया है। तो तेहरान में रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना, तेहरान में हमले का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आज की ही ये खबर है कि अमेरिका ने ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो तेहरान पर हमले किए जा रहे हैं उसमें एक खबर ये भी आई है कि ईरान का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसे भी हमले का निशाना बनाया गया है। और तेहरान में ईरानी सेना का हेडक्वार्टर जो है उसे निशाना बनाया गया। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब तेहरान में इसराइली हमलों में इसराइल और अमेरिका का ये जॉइंट ऑपरेशन है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये हमला किया है और इस हमले में जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। इसराइल का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला इससे तस्वर किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, उसी बीच खबर यह भी आई है कि ईरान ने भी एक बार फिर ताज़ा हमला किया है इसराइल पर और तेल अवीव पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। ये तमाम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये पैनलिस्ट है, उनका मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर विजय धीमान हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे पास डिफेंस के तौर पर हैं। अब्दुल वाहिद सीनियर जर्नलिस्ट और अफेयर्स, मिडिल ईस्ट अफेयर्स के जानकार। और हमारे साथ कुछ ही देर में एक और ख़ास मेहमान होंगे, आगा अब्बास रिजवी, मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा डॉक्टर जाकिर, ये जो मौजूदा हालात अभी है और जो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि पहला ही हमला हुआ ईरान पर अमेरिका और इसराइल का,
और पहले हमले के नतीजे में ही आयतुल्ला अली खामनेई को उन्होंने टारगेट किया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि यहां से आगे व्हाट नेक्स्ट? देखिए, उनकी जो शहादत हुई है वो ये कहा जा रहा है कि बावजूद इसके कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाए, उन्होंने वहीं रहना मंजूर किया कि हम यहीं रहेंगे, अपनी रूटीन लाइफ ही चलाएंगे, जी हम नहीं हटेंगे। जी तो उसके नतीजे में ये चीजें हुई हैं, जैसा कि उनका एक्सप्लेनेशन आ रहा है। जी नहीं तो हेड ऑफिस में बैठने का कोई तरीका, कोई तुक नहीं बनता था। जब सारी चीजें जो है अमेरिका स्कैन करके बैठा है, तो वहां पे बैठने का कोई तुक नहीं बनता है। एक तो बहुत वाज़ेह तरीके से है। जी अब दूसरी तरफ यह है कि अमेरिका का जो मंसूबा था, जो ऑब्जेक्टिव थे अमेरिका इजराइल का, वो तीन था, मेजर तीन था। रिजीम चेंज, क्या एलिमिनेशन से रिजीम चेंज हो जाएगा, एक बड़ा सवाल। दूसरी तरफ जो है मिसाइल सिस्टम को खत्म करना, क्या अटैक करके मिसाइल सिस्टम को खत्म किया जा सकता है या टेबल पे बैठ के फिर से निगोशिएशन किया जाएगा। तीसरा जो है प्रॉक्सी ग्रुप्स जो है ईरान के रेजिस्टेंट फोर्सेस, जी उससे ईरान का नाता तोड़ना, क्या जी इन अटैक से ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि ये जो जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप हैं वो खुद कफील हो गए हैं, सेल्फ डिसीजन लेने के जी पोजीशन में है। अब ईरान में वो कोर एंड कमांड सिस्टम होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। तो ट्रंप के लिए मुसीबत तो बढ़ी ही है कि वो चाहते क्या, ऑब्जेक्टिव मार तो दिया, ठीक है, कमजोर कर दिया, ये इजराइल की पॉलिसी रहती है पहले ही अटैक में टॉप ब्रास को खत्म कर देना, वो आज 30 साल से यही चल रहा है। जी लेकिन अब मसला यही आता है कि अगर ईरान फिर अटैक करता है तो अमेरिका क्या करेगा। इसके एवज में ट्रंप ने ये कह दिया कि हम ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया देखेगी, जी मतलब हेल ऑन द ग्राउंड, जैसे कि वो गाजा में कहते रहे। जी लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रंप जो है वो बात को पूरा करेंगे, जी वो कुछ अटैक या इजराइल के थ्रू करवाने की कोशिश करेंगे। जी तो अभी सिचुएशन वहां नहीं जा रही है जहां ट्रंप चाहते थे। और रही बात जो है 11-12 जो बेसिस पे अटैक किया है, और उसमें तीन चीजें हमें थोड़ा परेशान कुन लग रही है कि एक तो दुगम पे अटैक किया है जो ओमान के अंडर में है। जी ओमान जो है सालिसी कर रहा था, लोग समझ रहे थे कि भाई चलिए ठीक है, ओमान तो उसका एक मित्र है। दूसरा जो अटैक उन्होंने किया है साइप्रस और ग्रीस पे, जहां पे इंग्लैंड की फोर्सेस डिप्लॉयड थी। जी तो ये ईरान जो है बैटल का ग्राउंड, जो वार ग्राउंड, वो फैलाता चला जा रहा है। अगर ईरान, मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है साइप्रस या उस पर डायरेक्टली अटैक किया होगा, कुछ जी फॉल्स फ्लैग भी हो सकते हैं, जी जी क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि उन चीजों पे अभी अटैक करे जो इस तरीके से हों कि नए दुश्मन फिर लामबंद हो जाए और पूरा नेटो यहाँ पे आ जाए। ठीक है। और अभी आपने बताया कि मैक्रोन ने कहा कि जी हम शामिल नहीं होंगे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बात चल रही है अंडरग्राउंड में, पर्दे के पीछे, की नेटो को भी किस तरीके से इसमें लाया जाए और इसके एवज में नेटो को क्या दिया जाएगा। जी तो ये सारा जो है बहुत ही इनडिसाइसिव पोजीशन बनी हुई है, और इसमें अभी ना तो ट्रम्प को ना तो इजराइल को कोई चीज मिली है। और अब ईरान के पास ऐसा लगता है खोने को बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। अगर वो रिजीम चेंज होता है तो अपनी सारी ताकत को इस्तेमाल करने में लगाएगा आने वाले दिन में, और ये चाहेगा कि बाल लंबी खींचे जिससे ट्रम्प जो है इसमें फंस जाए। ठीक है। हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान भी है, मैं उनके पास भी जाता हूं। ब्रिगेडियर धीमान, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि एक तरफ ये देखा जा रहा है कि ईरान ने जो ईरान पर हमला हुआ उसके बाद से ही फौरन ईरान ने 8 से 9 ऐसे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां पर अमेरिकी या इजरायली फौजी अड्डे हैं उनको निशाने पर ले लिया। आज भी कुछ हमले हुए हैं उन स्पॉट्स पर। तो क्या ये अब जो एशिया है उस तक इसकी आंच सीधे माना जाए कि पहुंचती चली जा रही है, ये आंच क्या फैलेगी आगे? और ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि आगे ये जंग किस तरह का मोड़ लेता नजर आएगा? देखिए, जो इजराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं वो बड़े डिसाइसिव, प्री प्लान और सोचे समझे तरीके के साथ किए हैं। ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है। आई कैन गिव यू 10 एविडेंसेस जहां आपको पता चलेगा कि ये बड़ा सोचा समझा हमला था। अभी आपके सवाल पे आते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। जो स्पेशली अगर ये आपके आयतुल्ला खुमानी मारे गए हैं इसके अंदर, ये एक शिया क्लैरिक थे जो वर्ल्ड में रिस्पेक्टेड थे,
जी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में या इंडिया में या एल्सवेयर इसके प्रोटेस्ट होना लाजमी है जी। परंतु उनका लॉजिक क्या है जो इन्होंने अटैक किया है या इनको टारगेट किया है, उनका लॉजिक ये है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को ला रहे थे मिडिल ईस्ट के अंदर जो प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट है। वो डबल साइड स्टैंडर्ड हो सकता है कि किसी इजराइल के लिए कोई स्टैंडर्ड और ईरान के लिए कोई और, वो उसमें भी मैं डिस्प्यूट नहीं करता। और उसके बाद सेकेंडली ये बहुत बड़ी बात है कि 79 के बाद जब इन्होंने सत्ता परिवर्तन किया बड़ा लॉजिकल था। 53 में जब मोसाडेक को हटाया गया ईरान से, दैट वाज द रॉन्ग थिंग डन और आज भी रॉन्ग ही की है। और 79 में जब उन्होंने सक्सेस ली और गवर्नमेंट चेंज करी, ईरान के प्राइमरी इंटरेस्ट को देखा, उसके बाद इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने अच्छी गवर्नेंस दी? क्या लोगों को इन्होंने बोला कि हम इस्लामिक कंट्री बनेंगे? इस्लामिक कंट्री का मतलब ये थोड़ी है कि आप राइटिस्ट कंट्री बन जाएं। तो बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और कितने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। सब वहां सब जगह पे ऐसे ही चलता है? नहीं, इसलिए थोड़े से लोग भी इनके अगेंस्ट हो गए थे। अभी यहाँ पे आगे और कैसे चलेगी? और में पहला जो इनका जो भी नेक्स्ट इनका आएगा, जैसे इनके बेटे को नॉमिनेट कर दिया गया है नेक्स्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, वो पक्का रिटेलिएट करेंगे 100%, क्योंकि वो इस वक्त इमोशनली चार्ज है और इमोशंस के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और इमोशनली चार्ज होके मेरे ख्याल में जो उन्होंने कल से शुरू किया हुआ है कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक के ऊपर अमेरिकन बेसिस पे हमले किए हैं, इनका लॉजिक हो सकता है कि वी आर टारगेटिंग अमेरिकन बेसिस। बट लेट मी श्योर यू, ये सारे कंट्री जो है, पहले तो ये सुन्नी कंट्री है और ये ईरान को इतना भाव नहीं देंगे, ईरान को नहीं चाहेंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री बने और लीडरशिप ले ले। और दूसरा कि वो उनके कंट्री पे अगर अमेरिकन को उन्होंने ठहरा रखा है, वो उनकी सहमति से है, तो वो जगह फिर भी उनकी है। जैसे बहरान यूएई के आज स्टेटमेंट्स आ गए हैं, तो उन्होंने कंडेम किया है ईरान को कि भाई आप हमारे कंट्री के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि अटैक्स जो है इतने प्रिसीजन गाइडेड भी नहीं होंगे जो ईरान की तरफ से होंगे, तो इसलिए वहां पे सिविलियन कोलैटरल डैमेज होगी, वो कंट्री उसको नहीं करेंगे। परंतु उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा, मे बी 1, 2, 3, 4 डेज, व्हाटएवर टाइम, मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाता, जब ईरान की कुव्वत खत्म हो जाएगी, उनका जो जखीरा है वो भी लिमिटेड है। पर यहाँ पे जो अमेरिका और इजराइल कंबाइंड है, यहाँ आई वुड से अनलिमिटेड है। जो फोर्सेस डिप्लॉयमेंट है बहुत हैवी है और उनकी जो चल रही है, जैसे अभी उन्होंने बोला नाटो के आने की बात हो रही है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। परंतु मैं फ्रांस की जो बात है, मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। ये जो मैक्रोन साहब का जो बयान आया है वो प्रोबेबली इसलिए नहीं है, वो मेरे ख्याल में फ्रांस के अंदर मुस्लिम कल्चर जो है बहुत ज्यादा फैल चुका है। क्योंकि अगर आप देखें चार्ली हेब्डो से शुरू करें, बहुत सारे ब्रिगेडियर धीमान, कमला हैरिस का भी स्टेटमेंट आया है। कमला हैरिस जो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जंग में घसीट लिया है। ये कमला हैरिस कह रही है। वो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे भी मिड टर्म इलेक्शंस होने वाली हैं। बहुत सारे लोग उनके इकोनॉमिक टैरिफ वॉर को अपोज कर रहे हैं, उनके जो डिसीजंस है टू अटैक द कंट्रीज इवन वेनेजुएला वो कर रहे हैं। दैट इज देयर इंटरनल पॉलिटिक्स। उसको आप छोड़िए थोड़ी देर के लिए, परंतु यहाँ पे जो लड़ाई चल चुकी है, ये इसका जो पलड़ा है ये अमेरिकन फोर्सेस का बहुत भारी है। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे को ये चाहिए था, मैं ये बोलता हूँ कि अगर ईरान में मैं हूँ, ईरान में उनका एडवाइजर, उनको बोलूंगा देखिए आपको भी जैसे भारत की पॉलिसी है वासुदेवाय कुटुंबकम, आप भी वैसे रहो कि हमास, हूती और इन हिजबुल्लाह को छोड़ो और आप अपनी कंट्री की, ईरान जो है पर्शियन एम्पायर एक बहुत रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, रिच लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े क्लासिकल लोग हैं। आप एक अच्छे नागरिक की तरह जी मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं। अब्दुल वाहिद साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए। दरअसल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि खामनेई, आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर कश्मीर में जबरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन की खबरें हैं। कश्मीर के कई हिस्सों में इंटरनेट खिदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और श्रीनगर से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर सरोज कफील। सरोज, क्या हालात है इस वक्त? सुबह से हमने ये देखा कि कई जगहों पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर मुजाहरे हुए हैं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या देख पा रहे हैं सरोज? सरोज, आप हमें सुन पा रहे हैं? चौक है, अब आप देखेंगे किस तरह से। जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हाँ।
जी, तो मैं यही कह रहा था कि हमने देखा कि किस तरह से सुबह एक तूफान उमड़ा हुआ था भीड़ का यहाँ पे, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं वो तूफान जो है ठहरा है। कम लोग हैं अब यहाँ पे, खिरामा लोग यहाँ से निकल रहे हैं। नारेबाजी तो इस वक्त चल ही रही है जैसे सुबह से चल रही थी, लेकिन आपको तुरंत से कुछ अपडेट दे दे। पहला अपडेट ये है कि इंटरनेट सर्विसेज जो है बहुत मुश्किल से अभी यहाँ चल रही है। पिछले 5 घंटे 6 घंटे से अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो काफी लो कर दी गई है, जिसे हम आम भाषा में 2G या 3G कहेंगे, जिसके कारण कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस तरीके का स्टेप उठाया जा रहा है। लेकिन आज शाम तक उम्मीद यही की जा रही है इंटरनेट सर्विसेज वापस रेस्टोर होंगी। और दूसरा आपको अपडेट दे दें कि कल विंटर ब्रेक के बाद पहली बार अक्रॉस श्रीनगर और बाकी इलाकों में स्कूल्स खुलने वाले थे, कई सारे कॉलेजेस खुलने वाले थे। अभी तक उन पर अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आपको बताते चले MMU यानी मुत्ताहिदे मुस्लिमीन उलमा जो लीड करते हैं मीरवैज मौलवी उमर फारूक, उन्होंने अभी एक्स पे पोस्ट किया है और कहा है कि कल एक हड़ताल होगा। यहाँ पे हड़ताल की कॉल दी है, लेकिन लफ्जों के मायने होते हैं विशाल। उन्होंने कहा है वॉलंटियर हड़ताल, यानी कि लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी जिनकी मर्जी है वो इस हड़ताल का हिस्सा ना बने। साथ ही साथ मैं एक छोटा सवाल आपसे ये करना चाहूंगा सरोज के, क्या ये जो वहां पर जबी गफीर फिलहाल भी जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या ये सिर्फ शिया कम्युनिटी के लोग हैं या सुन्नी कम्युनिटी के लोग भी हैं, दूसरे हजरात भी हैं? किस तरह का ये जमावड़ा है? बिल्कुल देखिए विशाल, इसमें देखिए मोस्टली अगर हम प्रीडोमिनेंटली बात करें तो जाहिर सी बात है शिया कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन कई सारे सन्नी बरादरी से भी यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हैं। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको अपडेट देते चलें कि एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू ने अभी पोस्ट किया और कहा कि आने वाले 2 दिनों के लिए तमाम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद रहेगी। और एक बहुत बड़ा अपडेट साथ ही साथ, कल जितने भी इम्तिहानात होने थे कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, उनको भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। जी विशाल जी, तो शिया हो या सुन्नी, ये मिलकर इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बेशतर हिस्सों में जहां कहीं भी ये जो मुमकिन है वहां पर ये एहतजाज हो रहा है। खुद उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी आया है, उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी हैं कि इसे जो है एक पुरअमन एहतजाज को मतलब लोग करें, अपील की गई कि पुरअमन एहतजाज करें। अब्दुल वाहिद, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब्दुल वाहिद, मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि रिजीम चेंज होने की बात हो रही थी, क्यों, क्या वजह क्या है, नहीं सब दीगर बात है। आयतुल्ला अली खामनी अभी हकीकत है कि वो अब नहीं रहे। कल के हमले में उनका कत्ल कर दिया गया, उनका असैसिनेशन कर दिया गया है। उनके हिमायती कह रहे हैं कि वो शहीद हो गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यहां पर इस वॉर का चैप्टर क्लोज हो रहा है या यहां से एक चैप्टर शुरू हो रहा है? देखिए, चैप्टर यहाँ पे मिडिल ईस्ट में शुरू काफी अरसे से है और ये जो है एक नया जो है टर्न लिया है इसने। तो न तो यहाँ से शुरू हो रहा है और न ये यहाँ से खत्म हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि रिजीम चेंज की जो यूएस का अपना ना जो है इंटेंशन था, क्या वो सक्सेसफुल इसके अंदर हो पाएगा? तो हमें देखना ये होगा कि जो रशिया और चाइना हैं, यूक्रेन के अंदर रशिया है और चाइना जो है, तो सवाल ये है कि इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है कि चूज योर एनिमी फ्रेंड्स विल कम। क्या यूएस के एनिमीज इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते? एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो जो है ये ब्रिक्स वगैरह और जो है एससीओ बनाने की जरूरत क्या थी? तो इट मीन्स दैट कि ये जो फोरम्स बने हैं ये एंटी वेस्ट फोरम्स हैं जिनको माना जाता है इसके अंदर। तो सवाल यह है कि क्या इस तरह से ईरान का, जो कि चाइना के लिए अराउंड 80% एनर्जी का सोर्स है, क्या जो है उसका कोलैप्स चाइना देख लेगा इतनी आसानी के साथ? दूसरा यह है कि उस पूरे रीजन के अंदर ईरान के अलावा कौन सा ऐसा कंट्री बचा है जिसको जो है चाइना वगैरह ये लोग अपना एक प्रोमिनेंट बेस मानेंगे? तो ये जो है देखने वाली चीज होगी। दूसरे ये है कि ईरान का जो पूरे का पूरा सिस्टम है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, वहां पे रिजीम चेंज जैसी कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि अवाम इस वक्त लाखों की तादाद में मातम कर रही है, सड़क पर है। तो वहां एंटी पीपल गवर्नमेंट नहीं थी कोई। कुछ उनके अपने जो है रिजर्वेशंस थे, कुछ इश्यूज वगैरह थे जिनको एड्रेस करने की बात चल रही थी, लेकिन इट वाज नॉट एंटी पीपल गवर्नमेंट। तो ये जो है अगर वेस्ट अपनी तरफ से कुछ लाना चाह रहा है, और दूसरी बात ये कि बहुत सारे प्रोपेगेंडास जो है इस टाइम सर्कुलेशन में है। अब जैसे एक न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट, उसने एक प्रोपेगेंडा स्टोरी छापी है कि मोहम्मद बिन सलमान ने
ये अप्रूवल दिया था कि आप खामनेई साहब को एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इधर पिछले 4-5 महीने से देखने में आ रहा है कि जिस तरह से हमारे यहाँ भारत के अंदर कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जिनको कॉरपोरेट चलाता है, सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पहले जो है बिहेवियर कुछ और था, जब उस पर्टिकुलर हाउस ने लिया तो फिर वो पपेट बन गए। वॉशिंगटन पोस्ट पिछले 4-5 महीने से पपेट है। आप बताइए कि 2 घंटे तक, जब 2-3 महीने पहले MBS की व्हाइट हाउस विजिट हुई थी, अब्राहम एकॉर्ड पर साइन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर क्रिएट किया, MBS ने साइन नहीं किया। तो ये एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अरब रीजन के अंदर शिया पॉपुलेशन बहुत बड़ी तादाद में है। बहरीन के अंदर अराउंड 75% पॉपुलेशन शिया है। क्या इस तरह का क्यास वो लोग बर्दाश्त करेंगे? तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 2020 टाइप के खिलाड़ी हैं। क्या ये लंबा गेम खेलेंगे? तो बात वही है कि नवंबर के अंदर जो कांग्रेशनल इलेक्शन होने वाले हैं मिड टर्म, उस पर जो है ये है कि क्या एक बहुत बड़ा कियास इस पूरे रीजन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया है क्या? तो ये देखने वाली बात होगी। मेरा ये है मानना कि एक पूरे का पूरा कियास जो है पूरे इस रीजन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट कर दिया है और इसकी एक हैवी प्राइस जो है चुकाना पड़ेगा। जी जी डॉक्टर जाकिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पुतिन साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि जो खामनेई की किलिंग है वो सिनिकल मर्डर है, ये एक बड़ी बात है। कमला हैरिस ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में खींच लिया। इमरान मैक्रो कह रहे हैं कि इसमें जो ईरान पर हमले हुए उसमें फ्रांस का कोई रोल या किरदार नहीं है, फ्रांस के साथ नहीं था। और जो बात अभी हमसे ब्रिगेडियर धीमान कह रहे थे, मैं उन तमाम सवालों के साथ आपके पास रुजू कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या दुनिया के सामने अब, चूंकि खामनेई तो नहीं रहे, एक ऐसी शख्सियत तो लगभग 90 साल की उम्र थी, अब तो 90 साल की लगभग उनकी उम्र अगर हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। लेकिन क्या इससे इतना बड़ा खतरा था अमेरिका और इसराइल को? अमेरिका इसराइल क्या वाकई सिर्फ उनका एलिमिनेशन ही चाहते थे, या फिर उनके मकासद, उनके अज़ाइम कुछ और हैं? और अगर ये है तो वो क्या है? आगे अभी क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं इस खबर के, इस दुनिया जब जान चुकी कि खामनेई अब नहीं है, तब भी ट्रंप का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि अमेरिका ऐसा अटैक करेगा कि दुनिया देखेगी। ये सारी चीजें क्या बता रही है? देखिए, 3 चीजों को मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, 3 चीजें की तरफ। नंबर 1 ये कि क्या रशिया और चाइना सिर्फ स्टेटमेंट ही देते रहेंगे? मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर चाइना वाकई में सपोर्ट करता जी तो 10 न्यूक्लियर वेपन ईरान को दे देता। जी नहीं दिया। अगर वाकई में रशिया जो है ईरान को सपोर्ट करता तो कुछ ऐसे जो है जी SU-57-33 जो भी एडवांस है स्टील्थ 10-20 दे देता जी। और जो भी डिफेंस सिस्टम भी जो दिया वो भी इनकैपेबल रहा, जिस तरीके से खुली फिजा में आके अटैक करके चले गए जी। तो इन दोनों की कंट्रीज को देखना पड़ेगा कि ईरान क्या वाकई में जो है इनके सपोर्ट से चल रहा था, या ईरान इस चीज को जानता था कि वो एक लिमिटेड सपोर्ट ही देंगे, जो अभी तक यही वाजे हुआ है। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ईरान में खुद जो है एक कमी थी। नंबर 1 ये है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था बिटवीन ईरान एंड द प्रॉक्सी ग्रुप्स। ठीक है। जब से हमास शुरू हुआ तब से हमास कह रहा था ईरान से कि हमें सपोर्ट करिए, ईरान पीछे हटा। अभी जो है जो प्रॉक्सी ग्रुप्स कह रहे हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर वेपन की तरफ जब हम आते हैं तो ईरान ये कहता है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन अपनी पोजीशन भी साफ नहीं किया और 20 साल से लटकाया हुआ है, जिसके लिए अमेरिका और इजराइल को पूरा मौका मिला जी। तो कहीं ना कहीं ईरान खुद जिम्मेदार हो रहा है ये सारी चीजों को क्रिएट करने में जी। आज वो जो कह रहे हैं कि जो बात निकल के आ रही है, जेनेवा में जो टॉक चल रही थी थर्ड, तो उसमें ईरान तैयार हो गया था कि हम, अमेरिका जो कहेगा हम न्यूक्लियर उसमें यूरेनियम रिप्रोसेसिंग एनरिचमेंट पे हम तैयार हैं। लेकिन जी फिर इजराइल यहाँ पे सामने आ गया कि उसकी मंशा तो यहाँ पर खत्म करना है, ईरान को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना। सिर्फ एलिमिनेट ही नहीं करना बल्कि उसको डिवाइड करके छोटा कर देना है, ताकि फिर वो जो है ऑर्गेनाइज होकर सामने ना आए, उसके लिए कोई चैलेंज ना प्रोड्यूस करे। तो ये, और दूसरी बात जो है ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शन सारी सब कुछ है जी, लेकिन ट्रम्प जो है बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे।
कि ईरान फिर से ऑर्गेनाइज हो जाए, क्योंकि ईरान का अभी बहुत बड़ा नुकसान कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रांड लीडर ही असिस्नेट किया है। उनकी सारी चीजें जो है, मिसाइल चाहे सिस्टम हो, चाहे और भी चीजें हो, ड्रोन सिस्टम हो, ये सारी चीजें उनकी इंटैक्ट है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि अगर अमेरिका जो है शॉक एंड ऑ क्रिएट करके अमेरिका ईरानियन फोर्सेस में डिफेक्शन लाते हैं, IRGC में, कोर कमांडर्स में। जाकिर साहब, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि कश्मीर में कल सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर में कल सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वजीर तालीम यानी शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने ये ऑर्डर जारी किया है। युद्ध से पैदा हुए हालात के बाद ये फैसला लिया गया है। चूंकि सुबह से हमने दिखाया कि जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में, यहां तक के लेह लद्दाख में भी कई जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं, जुलूस निकले हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कश्मीर में कल सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वजीर तालीम यानी शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने इस बाबत आदेश जारी किया है और युद्ध के से जो पैदा सूरत हाल है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का। और वापस लौटते हैं एक बार फिर अपने पैनलिस्ट के पास, डिस्कशन के साथ हम इस पर जोड़ेंगे। आप एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर यही है कि कश्मीर में कल सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वजीर तालीम शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने ये ऑर्डर जारी किया है और ये बताया कि जो वहां पर हालात है। देखिए, आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईरान में मातम की तस्वीर, जम्मू कश्मीर में मातम और प्रोटेस्ट, गुस्सा, लखनऊ में मातम। ये 3 अलग तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें, ये मुजाहरे, ये जब से लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है कि ईरान पर हमला किया गया अमेरिका और इसराइल के जरिए, उस हमले में ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनई की मौत हो गई। उनके हिमायती कह रहे हैं कि वो शहीद हुए हैं, उन्होंने शहादत दी है और ये अजीम शहादत है। उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने अमेरिका, इसराइल जैसे जो सऊदी ताकतें उनके खिलाफ वो झुके नहीं। और उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं पुलवामा से और गुलमर्ग से और कुलगाम से भी। देखिए, ये 3 और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलवामा, गुलमर्ग और कुलगाम। इन तीनों जगह पर आप देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर निकल आए हैं और अमेरिका, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और एक बार फिर रुक करेंगे अपने रिपोर्टर सरोज का। सरोज कफील, आपके पास मैं एक बार फिर आना चाहता हूं। सरोज, ये जानकारी आपने जैसा अभी हिंट दिया था उसके मुताबिक बिल्कुल ये खबर सामने आई गई कि वजीर तालीम ने जो है वो कल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। और क्या क्या ऐलानात हैं सरोज? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको दिखाऊं, ये देखिए अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आज कमेंडेबल जॉब किया है, आपको बताते चले, उनको इसलिए क्रेडिट दे रहे हैं कि जिस नवियत का ये प्रोटेस्ट रहा अक्रॉस कश्मीर, बात कर रहा हूं मैं आपको, एक ऐसा अनटवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, एक भी। और देखिए अब आप ये वो ऐतिहासिक लाल चौक घंटाघर, जहां पर अभी जहां हजारों की तादाद में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से प्रोटेस्टर्स पहुंचे थे, वो यहां से अब निकल चुके हैं। पुलिस फोर्सेज ने ये एरिया तमाम क्लियर कर दिया है। अब साथ ही साथ जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अभी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों के, हालांकि 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिनों के लिए भी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। और उम्मीद यही करते हैं अब कुछ ही देर में यहां पे इंटरनेट सर्विसेज भी रेस्टोर की जाएंगी। तो कुल मिला के बात करें तो प्रोटेस्टर्स के हवाले से एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा। वही एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से भी काफी सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा, क्योंकि किसी भी तरीके का इस तरीके की घटना सामने न आए जिसके कारण किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। और साथ ही साथ 6 बजे के बाद इंटरनेट सर्विसेज, 5G सर्विसेज वापस से रिज्यूम कर दी जाएंगी। स्कूल्स 2 दिन के लिए बंद है। जितने भी इम्तिहानात थे कल यूनिवर्सिटी लेवल के, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। 2 दिनों का मतलब कल और कल के बाद परसों, या फिर क्या? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कल और परसों 2 दिन के लिए फिलहाल। अगरचे कल सिचुएशन नॉर्मल रही, क्योंकि कल भी हड़ताल की कॉल दी गई है MMU की तरफ से, तो काफी जो क्लरिक्स है यहाँ पर कल वो यही लाल चौक पे पहुंचेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके बाद देखा जाएगा कि अगर सिचुएशन वैसी नहीं रही तो कहीं ना कहीं स्कूल्स परसों खोल दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक 2 दिन के लिए कहा गया है कि स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे और जितने भी एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ठीक है सरोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मैं वापस चर्चा में शामिल
होता हूँ। ब्रिगेडियर धीमान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हुआ वो हमने देखा, हमने जाना, आगे क्या होने वाला है? क्या जैसा अभी डॉक्टर जाकिर कह रहे थे कि ईरान को हो सकता है कि आगे फर्दर दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ताकि वो जो आवाज इस खित्ते से कभी कभी रह रहकर उठती है अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ, जैसा हमने देखा था इराक के साथ हुआ, वो आवाज ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए, दब जाए। क्या इस बात के इम्कान है? दूसरा जो सवाल उठाया था अभी अब्दुल वाहिद साहब ने, उनका ये कहना था कि क्या चीन और रशिया ये चाहेगा कि उनका जो एक फ्रंट यहां पर है, एक फ्रंट के तौर पर है ईरान, वो बिल्कुल जो है उसकी ताकत छिन्न-भिन्न हो जाए? चाइना की, रशिया और चाइना, हालांकि अभी हाल ही के जो टाइम पे हमने देखा वो ईरान के साथ काफी उनकी चल रही थी बिकॉज ऑफ ऑयल जो काफी जाता है ईरान का, वो चाइना में काफी जाता है। और उसके अलावा रशिया का काफी सहयोग है रशियन वॉर के अंदर, ईरान ने काफी उनको सहयोग किया है, उनको ड्रोन वगैरह दिए हैं, तो थोड़ा बहुत उनका आपस में था। और अभी ये माना जा रहा था कि शायद रशिया और चाइना जो है वो ईरान की सपोर्ट में आ जाएंगे खुल करके। परंतु जो ट्रंप जो है, उन्होंने जो अपना प्रोग्राम बनाया है या उनके जो प्लानर्स हैं, उन्होंने अपना होमवर्क बड़ा अच्छी तरह से किया है। ये सब करने से पहले, यानी कि देखा, पहले इन्होंने अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी किया था और उसके लिए भी ऑलमोस्ट कितने 8 महीने हो गए। तो इस बीच में उन्होंने जो अपना होमवर्क किया विद रशिया को बोला कि हम आपकी यूक्रेन वॉर खत्म करेंगे आपकी टर्म्स पे, आप हमें रेयर अर्थ मिनरल्स देते रहेंगे, आप हमें फर्टिलाइजर्स देते रहेंगे, यानी कि आपको हम P7 में दोबारा P8 करके वापस लाएंगे। तो उनको भी एक उन्होंने दे दी और आपकी सैंक्शन मिटाएंगे। तो अब रशिया जो है वो अमेरिका के जाने से पहले अगेंस्ट जाने से पहले सोचेगा। उसी तरह से चाइना से जब बात हुई, वहां पे भी बहुत बड़ी क्राइसिस थी, इकोनॉमिक क्राइसिस। उन्होंने बोला अब हम G2 की बात करते हैं। G2 मींस रशिया एंड चाइना, और वहां पे बहुत सारे समझौतों में उन्होंने आई वुड से आश्वासन दिए या प्रलोभन दिए। तो उस तो साथ में ये भी बोला कि यदि हम जो वेनेजुएला में कर रहे हैं आप हमें करने देंगे, हम आपकी तरफ दे। अगर उनकी नेशनल डॉक्ट्रिन 2025 अगर आप क्लियरली पढ़ें, दिसंबर 2025 में जो अमेरिका की डॉक्ट्रिन आई थी, उसमें लिखा था कि हम वेस्टर्न पैसिफिक में सबके साथ सहयोग करेंगे, परंतु हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सिग्नेचर एक किस्म का इशारा था चाइना को कि यदि आप ताइवान पे कुछ करते हैं तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक तरह से फील्ड काइंड ऑफ आश्वासन। तो ये चीजें उन्होंने उसको पकड़ के रखा है। तो आज नहीं लगता कि वो खुल के आएंगे। हाँ, स्टेटमेंट्स देते रहे, दैट इज वन। सेकेंडली, आप ये सोच रहे हैं कि वो दो खित्तों में बटेंगे। मेरी जो नॉलेज कहती है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, क्योंकि जो ईरान है वो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ही उसका इनहैबिटेड है, बाकी सारा स्पेसली पॉपुलेटेड है, समथिंग लाइक बलोचिस्तान। तो वहां क्या होना है आई डोंट नो। परंतु अब यहाँ तक वॉर का सवाल है। वॉर में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अमेरिकन फोर्सेस जो हैं उनका पलड़ा बहुत भारी है। सेकेंडली, ईरान के पास क्या कुव्वत है? ईरान के पास दो कुव्वतें हैं। एक कुव्वत उनके पास है उनका मिसाइल स्ट्रेंथ, जो उन्होंने काफी मात्रा में बना के रखी है अंडरग्राउंड सेलों पे, और दूसरी उनकी है प्रॉक्सी। जहां तक प्रॉक्सी का सवाल है, हमास खत्म है, हिजबुल्लाह बहुत कमजोर है, और हुती जो है उस वक्त उसको बहुत ज्यादा कुछ करने दिया नहीं जाएगा। और दूसरी आई मिसाइल। अब देखिए, उनके मिसाइल जो है सारी की सारी अंडरग्राउंड टनल्स में है। टनल्स का जो एग्जिट होता है या एंट्री पॉइंट्स होते हैं, वो अमेरिकन सैटेलाइट से अपने पूरे सर्वेलेंस में रखे हुए हैं, जहां से मिसाइल निकल गई। अभी कम से कम बताया जाता है कि उन्होंने 700 मिसाइल फायर कर दी है पिछले 48 घंटों के अंदर। तो वो जहां से साइलो से निकली और फायर हुई, वो डेफिनेटली उनको अमेरिका ने रिकॉर्ड कर लिया होगा या और भी आगे करेंगे। तो नेक्स्ट हमला जो होगा वो साइलोस के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे होगा, ताकि जो मिसाइल अंदर है वो अंदर ही रह जाएं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ईरान की जो कुव्वत है वो ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। इस वक्त इमोशनली चार्ज है, क्योंकि लीडर को मार दिया गया है और कंट्री में एक इमोशन लाया गया है, सब लोग उनके साथ हैं, और इमोशनली डिसीजन लेने से गड़बड़ होती है। यहाँ पे उनको चाहिए कि वो डिप्लोमेटिकली वापस आए, और जिस तरीके से एक वासुदेवाय कुटुंबकम जो पॉलिसी इंडिया फॉलो करता है उसके साथ चले, they'll be a better people, because पर्शियन एम्पायर एक बहुत ही हेरिटेज एम्पायर है, एक बहुत ही हेरिटेज सोसाइटी है, कल्चर है, लैंग्वेज है, to give to the world, so why fight it out? My point is that. अब्दुल वाहिद, मैं आपके पास आऊंगा। नॉर्थ कोरिया का एक स्टेटमेंट आया है। नॉर्थ कोरिया कंडेम्स यूएस इजरायली अटैक्स ऑन ईरान एज इलीगल एग्रेशन, और इसी तरह से ये खबर है कि ये भी आ रही है कि ईरान ने जो ओमान के दुकुम पोर्ट पर जो अटैक किया है उसको लेकर के जीसीसी चीफ ने जो है सवाल उठाए हैं।